हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स जनवरी 2025 के। और ये आज आपका पार्ट वन रहेगा, है ना। ऐसे ही हमारे टोटल 4 पार्ट्स में हम लोग यहाँ पर इन करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि आपको आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन, चाहे वो सीयूटी का हो, चाहे कोई बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का हो, डिफेंस हो, ठीक है, किसी भी तरह का आपका कोई भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हो, ठीक है, चाहे वो आपका कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन हो, सब में आपको ये करंट अफेयर्स हेल्प करेंगे। क्यों हेल्प करेंगे? इसका कारण है क्योंकि जो हमारा एग्जामिनेशन है ना, वहां पर हमसे बोला जाता है कि आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना। मतलब क्या है इसका, कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए जो कुछ भी पता होना चाहिए, मतलब उसको एक्सपेक्टेड है कि ऐसा जानकारी उसके पास होगी। वो क्या है? आपका जनरल अवेयरनेस है ना। तो कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर्स पढ़ के उससे जो भी स्टैटिक पॉइंट्स बनते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, हर चीज आपको यहाँ पर पता रखनी चाहिए, उससे इर्द गिर्द जो भी घूमती है ना। तो इस इतना कॉम्प्रिहेंसिव हमें करंट अफेयर को कवर करना है ताकि हमारे एग्जामिनेशन में कोई भी हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो सेशन को शुरू करने से पहले फटाफट देख लेते हैं एक मोटिवेशनल कोट क्या कह रहा है। ऑल आर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। हमारे सारे सपने साकार हो सकते हैं अगर हमें उनको पूरा करने का करेज है, हमारे अंदर साहस है उनको पूरा करने का। वॉल्ट डिज्नी सर कह रहे हैं। अब एक बात समझिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी काम को शुरू करते हैं, इनिशियली तो हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब काम आगे बढ़ता है, हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन होता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग बिल्कुल ही उस काम को लेकर निश्चिंत हो जाते हैं, है ना। हम वो काम बीच में छोड़ देते हैं और तभी हम लोग कहते हैं हमें असफलता मिली। असफलता इसलिए नहीं मिली कि आपने काम किया, असफलता इसलिए मिली कि आपने काम ठीक से नहीं किया, है ना। कॉन्टिन्यूटी नहीं है। किसी काम को अगर आप शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, तो उसको अंजाम तक लेके जाओ और उसी शिद्दत के साथ लेके जाओ जिस शिद्दत से आपने उस काम की शुरुआत की थी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं बॉल्डिनी सर। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट वॉन द 78th संतोष ट्रॉफी। आपको बताना है 78th संतोष ट्रॉफी अभी हाल ही में किसने जीती है। ऑप्शन हियर आर वेस्ट बंगाल, केरला, महाराष्ट्र, गोवा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा आपका वेस्ट बंगाल। अभी वेस्ट बंगाल के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सीएम है वो है आपकी ममता बनर्जी, है ना। आप सब लोगों को पता होगा ममता बनर्जी जो है इसकी सीएम है। अभी एक बात और समझिए कि आपके हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए, आप लोगों को सबको पता होगा दिल्ली में। और दिल्ली की जो नई सीएम है, ठीक है, दिल्ली की जो नई सीएम है वो कौन है? रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी वहां दिल्ली की नई सीएम है। तो अब तक क्या था कि भारत में केवल एक ही आपकी विमेन सीएम थी, वो थी ममता बनर्जी। और मोदी जी बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन उनके किसी भी बीजेपी शासित प्रदेश में कहीं भी आपको कोई विमेन चेहरा नहीं मिलता था सीएम के तौर पे। और बात करें अगर कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है विमेन लीडर में, तो उन्होंने क्या किया, अभी जो रेखा गुप्ता जी हैं उनको दिल्ली का सीएम बना दिया ताकि वहां पर वो कह सके कि हाँ, हम भी विमेन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। वेस्ट बंगाल ने जीता, ये सबको पता चल गया, संतोष ट्रॉफी जो अभी हुआ है 78th एडिशन। और इसमें जो केरला है वो आपका रनर अप रहा, ठीक है। ये जो फाइनल इवेंट है वो आपका जीएमसी बालियोगी स्टेडियम पे हुआ था, हैदराबाद। ठीक है। अभी संतोष ट्रॉफी क्या होता है, कई बार आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको एक तरफ गेम दिया गया है, एक तरफ आपको देखने को मिलता है गेम्स, है ना, गेम्स मिलता है और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलती है ट्रॉफी, है ना। तो आपको उनको क्या करना है, मैच करना होता है। तो कभी भी जब आप कोई गेम पढ़ रहे हो तो साथ साथ में उसके ट्रॉफी भी पढ़ते रहो कि कौन कौन सी ट्रॉफी किस गेम में दी जाती है। तो जो संतोष ट्रॉफी है ये प्रीमियर स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, मतलब इसमें स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं और इसको ऑर्गेनाइज करता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज ऑन सी वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, आपको बताना है कि भारत का जो लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज है वो अभी हाल ही में किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया। अब देखो एक बात समझो, यहाँ लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज की बात हो रही है। लॉन्गेस्ट ब्रिज की बात अगर की जाती है तो वो आपका रहता है अटल सेतु, ठीक है, अटल सेतु। अब अटल सेतु कहाँ पर है? अटल सेतु आपके महाराष्ट्र में है और ये आपका कवर करता है या ये आपका ठीक है, ये नई दिल्ली, सॉरी, न्यू नवी मुंबई को जोड़ता है सेवरी से, है ना, अटल सेतु। और इसकी लंबाई जो है अब लगभग आपका रहती है 21 किलोमीटर के आसपास। और इसको बनाने में 17,800 करोड़ रुपए की लागत आई है। काफी बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है ये आपका। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो काफी इसको लेकर एस्पिरेशनल थी, मुंबई की खासकर, और सेंट्रल गवर्नमेंट।
लेकिन अभी देखते हैं ये कितना आगे बढ़ता है, कैसे यहाँ पर लोगों की ये हेल्प करता है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में भी लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज बनाया गया है भारत के। अब देखो, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये है आपका विवेकानंद मेमोरियल, और ये थिरुवल्लुवर की मूर्ति है, जो उसकी ऊंचाई जो है वो 133 मीटर है। ये ब्रिज इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी देता है। पहले क्या होता था फेरी सिस्टम चलता था, यहाँ से इस तरह से लोग बोट के जरिए यहाँ पर जाते थे। ठीक है, और इसका इनॉग्रेशन किसने किया? इसका इनॉग्रेशन अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने किया है हाल ही में, और ये कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। ठीक है, कहाँ पर है ये? कन्याकुमारी में है। याद रखिएगा, किसने इनॉग्रेट किया ये? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने। किस किसको जोड़ता है ये? विवेकानंद रॉक मेमोरियल को 133 फीट की जो सेंट तिरुवल्लुवर की मूर्ति है, स्टैचू है, उसको ये कनेक्ट करता है। ठीक है, अब दुनिया में सबसे लंबा ग्लास ब्रिज कहाँ पर है? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या बोलोगे? दुनिया का सबसे लंबा जो ब्रिज है, ग्लास ब्रिज खासकर बात करूं, तो वो आपका कहाँ पर है? वियतनाम में। इसको व्हाइट ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई जो वो 632 मीटर है। और ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो वही जगह है जहां पर विवेकानंद जी ने मेडिटेशन किया था। ठीक है, जहां पर विवेकानंद जी ने मेडिटेशन किया था। 2018 तक, टिल 2018 तक, आपका जो चाइना है, वहां पर जो जंगी जी ब्रिज है हुनान प्रोविंस में, वो दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज था। लेकिन अभी वो रिकॉर्ड आप नहीं रहा है, अभी आपका वियतनाम के नाम हो गया है वो रिकॉर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of the Unique Identification Authority of India? यानी कि जो UIDAI है, उसका CEO अभी हाल ही में किसको बनाया गया? अमित कुमार, नीलकंठ मिश्रा, भुवनेश कुमार, रॉबर्ट जेरार्ड रवि। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा आपका भुवनेश कुमार। ठीक है, भुवनेश कुमार जो है वो क्या है? इसके सीईओ हैं। और नीलकंठ मिश्रा जी हैं, वो क्या है? इसके चेयरमैन है। ठीक है, नीलकंठ मिश्रा क्या है? इसके चेयरमैन है, आपको याद रखना है। और रॉबर्ट जेरार्ड रवि जो है वो आपके सीईओ ऑफ बीएसएनएल। ठीक है, सीईओ ऑफ बीएसएनएल। ठीक है, बीएसएनएल के ये सीईओ है। और अभी आपने देखा, न्यूज भी आ रही थी कि जो बीएसएनएल है उसने पहली बार कई सालों में प्रॉफिट दिखाया है। ठीक है, तो सब ये काफी एक्सपेंशन कर रहा है बीएसएनएल, ताकि लोगों को लिए वो सर्विसेज अच्छी दे पाए। अब जो UIDAI है, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2009 में एज, और उसके बाद उसको स्टैच्यूटरी बॉडी बनाया गया 2016 में। मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी आप बॉडी देखते हो जो कि रेगुलेटिंग बॉडी होती है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो भारत में वो या तो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। ठीक है, क्या होती है वो? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। ठीक है, तो जिसका जिक्र आपका किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसी कोई भी बॉडी जिसका जिक्र किया गया है भारत के संविधान में, ठीक है, वो क्या है? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा फाइनेंस कमीशन, है ना, आर्टिकल 280 में बात की गई है फाइनेंस कमीशन की। यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन है। ठीक है, तो ये क्या है? आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। अब जब हमारा देश आगे बढ़ता है, हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी बॉडीज की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं? समय समय पर विद द हेल्प ऑफ द पार्लियामेंट हम वो बॉडीज बनाते रहते हैं, रेगुलेटिंग बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सीई देखा होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय कोई नीड नहीं थी, लेकिन बाद में लगा गवर्नमेंट को, तो उन्होंने क्या किया? ये बॉडी बना दी। ऐसे ही यूआईडीआई जो है वो आपका एक स्टेचुरी बॉडी है। अब ये जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, यानी कि मीटी मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर में काम करता है। और आप जो आधार देखते हो जिसमें आपके 12 डिजिट होते हैं, वो 12 डिजिट वाला आधार जो है वो आपका UIDAI ही इशू करता है। याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 2024 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? ठीक है, 2024 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है डी गुकेश, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं जो, मनु भाकर शूटिंग में, ऑल ऑफ दी अबव। तो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इन तीनों ने अभी हाल ही में जीता है अवार्ड। तो देखो ये आपके डी गुकेश है। ठीक है, ये डी गुकेश है। अभी हाल ही में जो आपका चाइना में चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी चाइना में आपका चेस टूर्नामेंट हुआ था, उसमें इन्होंने डिंग लेरेन को हराया है। ये आपके
मनु भाकर है, ठीक है, ये आपके हरमनप्रीत हैं और ये आपके प्रवीण कुमार है, ठीक है। तो इन चारों को क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो आपका पहली बार 1991-92 में दिया गया था, ठीक है, 91-92 में पहली बार दिया गया था। और ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर होता है जो कि पिछले 4 सालों में आपका जो परफॉर्मेंस रहा है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है। पिछले 4 सालों में आपका जो परफॉर्मेंस रहा है उसके अकॉर्डिंग ये दिया जाता है। अब इसका जो नामकरण है वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर हुआ है। ये एक आइकॉनिक हॉकी लेजेंड प्लेयर थे ये, हॉकी लेजेंड हॉकी प्लेयर थे ये, जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाया था, ठीक है। तो 2024 के जो अवार्डीज हैं उनके नाम आपको याद रखना है। हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी से रिलेटेड है, गुकेश चेस से रिलेटेड है, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, एंड मनु भाकर शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो चारों नाम आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who is the chairman of working group set up by the government of India on the revision of base year of the wholesale price index? ठीक है, तो अभी तक हमारा जो बेस ईयर है वो 2011-12 है होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए। अब बेस ईयर होता क्या है वो समझिएगा। जैसे कि अगर हमें कंपैरिजन करना है कि 2022 में हमारे जो प्राइसेस हैं, 2022 में हमारे जो प्राइसेस हैं किसी भी कमोडिटी के वो कितने बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है, 2011-12 से। तो 2011-12 में अगर कोई भी कमोडिटी है उसका प्राइस 100 रुपीज था, और 2022 में क्या देखा हमने कि उसका प्राइस हो गया 120, तो हम कह सकते हैं कि भाई 20% यहाँ पर आपका इंक्रीज हुआ है इस कमोडिटी के प्राइसेस में, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बेस ईयर यूज करते हैं, ठीक है। जिसका कंपैरिजन करते हैं वो आपका करंट ईयर होता है, जिससे करा जाता है वो आपका होता है बेस ईयर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी क्या हो रहा है कि 2011-12 जो आपकी होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है उसको यहाँ पर हम लोग 22-23 करने वाले हैं, हमारी गवर्नमेंट करने वाली है। एक्चुअली हम नहीं करेंगे, मतलब हमारी गवर्नमेंट करेगी। तो उनके चेयरमैनशिप में क्या हुआ, सॉरी कौन चेयरमैन बना है इस कमेटी का, तो वो है प्रोफेसर रमेश चंद्र, ठीक है। प्रोफेसर रमेश चंद्र इस कमेटी के चेयरमैन है। अब फटाफट देख लेते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, जो आपका वीट है ना, उसको पीस के फ्लोर बनाया जाता है, और फ्लोर का कंजम्पशन कौन करता है, हम लोग करते हैं। तो आटे के प्राइसेस में क्या चेंज हुआ वो चेक करना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, सीपीआई। और गेहूं का प्राइस कितना आगे बढ़ा कितना पीछे हुआ वो चेक करना है, तो हम क्या देखेंगे, डब्ल्यूपीआई, ठीक है। मतलब होलसेल लेवल पर जो प्राइस लेवल चेक होता है वो डब्ल्यूपीआई के जरिए होता है, और रिटेल लेवल में जो प्राइस चेंज हुआ है वो उसमें वो देखना हमें, तो क्या देखना पड़ेगा, सीपीआई। और यहाँ पर जो आपका इंडिविजुअल कस्टमर है, ठीक है, जो कंज्यूमर है, उस पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है इसका। बेस ईयर यहाँ पर बात करें तो ये 11-12 है, इसका 2012 है। इसमें केवल गुड्स कवर होते हैं, यहाँ पर आपके गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कवर होते हैं, ठीक है। और ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है, क्यों, क्योंकि आज के डेट में जितना ज्यादा जरूरी आपका फूड है, क्लोथिंग है, उतना ही ज्यादा जरूरी होता है आपका हेल्थ केयर और एजुकेशन, है ना। तो हेल्थ केयर और एजुकेशन आप देख ही रहे हो कितनी तेजी से उनका कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट बात करें तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके प्रोड्यूसर लेवल पर होता है। और दूसरा अगर हम बात करें सीपीआई की, तो ये कॉमन पीपल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है महंगाई का, इन्फ्लेशन का, वो चेक करता है। यहाँ पर आपका हायर वेटेज दिया जाता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, यहाँ पर आपका वेटेज दिया जाता है फूड, फ्यूल और हाउसिंग को, ठीक, तीन चीजों। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आपको जो पता होनी चाहिए वो है आपका कि जो आपका डब्ल्यूपीआई है वो आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जारी करता है। वहीं अगर हम बात करें सीपीआई की, तो सीपीआई क्या है, सीपीआई कौन जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, कौन जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जारी करता है। और ये जो है आपका वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में काम करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट मैरीन नेशनल पार्क एंड फर्स्ट मैरीन सेंचुरी लोकेटेड, ठीक है। तो आपको बताना है भारत की पहली मैरीन नेशनल पार्क और पहली मैरीन सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है। वेस्ट बंगाल है, केरला है, गुजरात है, गोवा है। अब देखो एक बात समझो कि आप इस क्वेश्चन को करने का तरीका वो भी हो सकता है कि जैसे मैरीन नेशनल पार्क है, ठीक है, मैरीन सेंचुरी, तो कहीं ना कहीं ये आपका कोस्टल एरियाज में ही आपको देखने को मिलेगी भारत के, ठीक है। तो चारों कोस्टल एरियाज हैं, तो खैर आप इसमें तुक्का नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुजरात। गुजरात में आपको देखने को मिलता है।
अब देखो ये क्वेश्चन क्यों मैंने यहाँ पर डाला, उसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि गुजरात जो है वो आपका पहला सेंसस करा रहा है कोस्टल और वेदर वर्ड्स का। ये जो कोस्टल एरिया में वर्ड होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग कोस्टल वर्ड्स या फिर वेदर वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, है ना। और ये जो आपका मैरीन नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, आपका जामनगर। जामनगर जो है वहाँ पर एक रिफाइनरी है रिलायंस की, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है उसकी एक रिफाइनरी आपको देखने को मिलती है जामनगर में। अभी वेडर वर्ड्स क्या होते हैं, वेडर वर्ड्स को हम लोग शोर वर्ड्स या सेंड पाइपर्स कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो टिपिकली आपके कोस्टल हैबिटेट्स और वेटलैंड में ही पाए जाते हैं, ठीक है, और कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब जहां कहीं भी पानी वाला इलाका होगा वहां पर आपको इस तरह के जीव देखने को मिलेंगे। ठीक है। अभी जो मैरीन नेशनल पार्क है वो आपका 3 डिस्ट्रिक्टों में है, एक तो द्वारका, जामनगर और मोरबी, ठीक है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है, जैसे आप ये देखते हो, ठीक है, ये वाला जो रीजन है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। क्या बोलते हैं इसके लिए, गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं। और ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात कहते हैं इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला नेशनल पार्क, ठीक है। अब जो नेशनल पार्क है वो आपका सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, उसके पाथवे में पड़ता है। अब ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या होता है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का मतलब है कि जो आपकी आर्कटिक रीजन से इंडियन ओशंस तक जो वर्ड्स है जो उड़ के आती हैं, ठीक है। खासकर हम बात करें यूरेशिया की, तो ये जो आपका एरिया कहलाता है या जो रूट कहलाता है उसको बोलते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। आपको पता होगा कि जो साइबेरियन वर्ड्स है वो सर्दियों के इलाके में, गर्म इलाकों में आती हैं, हमारे इलाकों में आती हैं। तो वो जिस रास्ते से होकर आती हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के 11th चेयरमैन किसे बनाया गया? एस सोमनाथ, वी नारायणन, के सिवन, जे कृष्णमूर्ति। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका वी नारायणन को, ठीक है। वी नारायणन जो है वो आपके अभी हाल ही में 11th चेयरमैन बना दिए गए। और ये किसकी जगह लेंगे, ये आपकी जगह लेंगे यहाँ पर एस सोमनाथ की, ठीक है। तो इनकम्बेंट कौन थे अभी, एस सोमनाथ, और उनकी जगह पर कौन आ गया, वी नारायणन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसरो के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। इसरो जो है एक प्रीमियर स्पेस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि आपका साइंस में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में आपका काम करती है इंडिया के अंदर, जिससे कि मानव जाति का भला हो सके। अब यहाँ पर हम बात करें 1962 में जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है, उन्होंने इनकॉस्पार नाम से एक संस्था शुरू की थी, ठीक है, याद रखिएगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1962 में इनकॉस्पार से नाम से एक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ठीक है। अभी बाद में क्या हुआ कि वो 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इनकॉस्पार ही क्या बन गया, आपका इसरो बन गया, ठीक है। और 1972 में क्या बना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। 1972 में क्या बना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और अब इसरो जो है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर ही काम करता है, याद रखिए। चलो, फर्स्ट चेयरमैन जो है वो आपके विक्रम साराभाई हैं। और प्रोफेसर सतीश धवन जो है वो इसके लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन हैं, याद रखिएगा। 1973 से लेकर 1984 तक रहे हैं, 12 साल लगभग इन्होंने यहाँ पर इसरो को दिए हैं। अब सतीश धवन जो है, प्रोफेसर सतीश धवन है, इनके नाम पर आपको बताना है कि कौन सा स्पेस पोर्ट है और कहाँ पर है वो, ठीक है, जहां पर आपके सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the according to 2025 Henley Passport Index, which country's passport is the most powerful in the world? जो 2025 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आई थी उसमें दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसका है। पावरफुल का मतलब यहाँ किससे है कि आप बिना वीजा के कितने ऐसे देश हैं जहां पर आप ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है, वो क्या होगा, आपका उतना ही पावरफुल माना जाएगा। तो इस श्रेणी में बात करें, आपके पास ऑप्शन है सिंगापुर है, फिनलैंड है, नीदरलैंड है, जापान। द करेक्ट आंसर हियर इज सिंगापुर, ठीक है। तो सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां के नेशनल्स जो है 195 डेस्टिनेशंस में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि अभी हाल ही में जो आपका हेनले एंड पार्टनर्स नाम की संस्था है उसने अभी हाल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया था 2025 के लिए। अब इसमें इंडिया का जो रैंक है वो कैसा है, इंडिया का जो रैंक है वो 85th है, ठीक है। इंडिया का रैंक जो कितना है वो 85th है, जो कि पिछला कितना था, 80th था। मतलब हम लोग 5 रैंक क्या हुए यहाँ पर कम हो गए,
है ना, 5 अंकों का हमें क्या मिला, नुकसान हुआ यहाँ पर, मतलब हमारी हालत जो है खराब हो गई। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है कि हम कितने देशों में बिना वीजा के यहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं, वीजा फ्री एक्सेस हमको कितने कंट्रीज का है, तो वो है आपका 57 कंट्रीज का, है ना। टॉप रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर सिंगापुर आता है, फर्स्ट रैंक करे यहाँ पर 195 डेस्टिनेशन के साथ, और उसके बाद सेकंड पर आता है आपका जापान। सेकंड कौन है, जापान। और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, कुछ कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के, और साउथ कोरिया आपके थर्ड प्लेस पर आते हैं। और अफगानिस्तान जो है वो यहाँ पर आता है आपका लोएस्ट रैंकिंग, ठीक, अफगानिस्तान जो है वो आपका लोएस्ट रैंकिंग में आता है। आप लोग सबको पता होगा कि अफगानिस्तान जो है वो बहुत ही डिस्टर्ब कंट्री है, वहां पर अभी कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है, जो वहां पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उसको भी हटा दिया गया, तालिबानी गवर्नमेंट ने वहां पर अपनी सरकार बना ली है। एक चीज और है कि यहाँ पर टोटल कंट्रीज कितने शामिल होते हैं, तो आपको याद रखना है 199 कंट्रीज को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है इस रैंकिंग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, देखो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, नाम याद रखिएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट एक वो अलग रिपोर्ट है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये अलग रिपोर्ट है ना। आप बताएगा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो है वो कौन रिलीज करता है, कमेंट बॉक्स में। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है वो आपका जारी करता है यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। अब देखो ये क्यों अभी आपका हाईलाइट हुआ, क्यों आया ये, अभी इन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि जो दुनिया भर के कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी रहने वाली है। तो हम लोग यहाँ पर खासकर बात करें तो हम लोग साउथ एशिया की बात करेंगे और इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2025 में वो कितनी रहने वाली है, 6.6% रहने वाली है, ठीक है। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025। कौन पब्लिश करता है, तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, और इन पार्टनरशिप विद द अंकटाड, ठीक है, अंकटाड के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो जो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसने बोला है कि हमारी जो 2024-25 में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.4% रहने वाली है ना, ये फिस्कल आपका खत्म होने वाला है अभी। और मजे की बात, खास बात क्या है इसमें कि इस रिपोर्ट में ऐसा भी बोला गया है कि जो साउथ एशिया की जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लगभग आपका 6.0% रहने वाली है, ठीक है। अब इसमें जो आपका सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा इंडिया का, क्योंकि बाकी देशों की बात करें तो वहां तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी कम है, लेकिन हमारे इंडिया की भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक डिमांड बहुत है ना, हमारे लोग जो खुद के खरीदने वाले बहुत ज्यादा है। अगला देखते हैं, ऑन विच डे इज वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व, ठीक है। वर्ल्ड हिंदी डे है वो आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है, द आंसर इज 15 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 25 और 24 जनवरी। देखो तो जब हम बात करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे की तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 10 जनवरी। 15 जनवरी को क्या होता है, तो आप लोगों को सबको पता होगा कि 15 जनवरी को मनाते हैं हम लोग आर्मी डे, क्या मनाते हैं यहाँ पर, आर्मी डे मनाते हैं। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, नेशनल यूथ डे, ठीक है, क्या मनाते हैं, नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे, ठीक है। 24 जनवरी को क्या होता है, यहाँ पर होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यहाँ पर होता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है उनको देख लेते हैं। जो वर्ल्ड हिंदी डे है वो आपका 10 जनवरी 1949 को जब यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली बार हिंदी बोली गई, उस दिन को कमेमोरेट करता है, मतलब उसकी याद में जब पहली बार यूएनजीए में हिंदी बोली गई 10 जनवरी 1949 को, उसकी याद में हम लोग यहाँ पर मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। 1975 में मिसेस इंदिरा गांधी जी ने हिंदी को रिकॉग्निशन दिलाने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या किया, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था। और उसके बाद 10 जनवरी 2006 में वर्ल्ड हिंदी डे हमारा यहाँ पर मनाया जाने लगा, ठीक है, कि 10 जनवरी 2006 को क्या किया गया, वर्ल्ड हिंदी डे हमारा डेजिग्नेट कर दिया गया। अब आपको कंफ्यूजन नहीं करना है अपना कि भाई जो 14 सितंबर है उस दिन क्या होता है, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हमारे भारत के संविधान में या भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि जो हिंदी है उसको स्टेट लैंग्वेज या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया, ठीक है। कब दिया गया, 14 सितंबर 1949 को।
ठीक है। इससे रिलेटेड आपका एक शेड्यूल है, वो आपको अच्छे से याद रखना है, 8th शेड्यूल, ठीक है। 8th शेड्यूल और आर्टिकल आपके तो अगर पूछ लिया जाए तो आर्टिकल आप क्या बोलोगे, आर्टिकल 343, ठीक है। आर्टिकल 343 जो है उसमें ऐसा बोला गया है कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा होगी, स्टेट लैंग्वेज होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ठीक है। 8th शेड्यूल में आपका ये हिंदी इंक्लूडेड है, ठीक है। और इस बार जो आपका वर्ल्ड हिंदी डे हुआ 2025 में, इसकी थीम क्या थी, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, ठीक है। अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, ये आपकी थीम थी इस बार के वर्ल्ड हिंदी डे की। और एक बात और याद रखिएगा कि इंग्लिश और मैंडारिन के बाद जो दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो है आपका हिंदी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was the head of the jury cum award committee that selects the overseas Indians or institutions promoted by them for the प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025? तो आप लोगों को सबको पता होगा कि प्रवासी भारतीय सम्मान जो है वो आपका देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मान को देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो आपका जूरी होती है उसका हेड कौन होता है, जो ये सिलेक्ट करती है कि किसको अवार्ड दिया जाएगा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू थी, एस जयशंकर थे, जगदीप धनखड़ थे, श्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना कि भाई जो भी भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो यहाँ पर इस जूरी का हेड होगा। तो वो कौन है आपके, जगदीप धनखड़ जी हैं, जगदीप धनखड़ जी हैं। और इसमें जो अगला मेंबर जो होता है वो होता है आपका मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि कौन है, एस जयशंकर। अब उनकी बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, है ना। अवार्ड किसने दिए, तो ये दिए आपके द्रौपदी मुर्मू ने। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों बना, इसके पीछे क्या कारण है। अभी हाल ही में 70 देशों के लगभग 3000 डेलीगेट्स थे, उन्होंने भारत के ओडिशा के भुवनेश्वर में, ठीक है, कहाँ पर, भुवनेश्वर में, यहाँ पर 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन जो हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ पर हुआ ये, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ। और कौन से नंबर का था ये, 18th था, ठीक है। 18th सेशन था प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का। अब इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें आपके इंडिया के ग्लोबल डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब क्या है, डायस्पोरा मतलब भारत ऐसे लोग जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियन है, ठीक है, एनआरआई है, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपका इवेंट होता है ना ये आपका बाइनियल होता है। बाइनियल का मतलब है कि भाई ये 2 साल में एक बार होता है। पहली बार इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट यहाँ पर थी, तब आपको देखने को मिलेगा कि पहली बार ये आपका सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। अब किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर किया गया था, एलन सिंघवी की कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये हुआ था। अब इस जनवरी 9 का सिग्निफिकेंस क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जनवरी 9 का सिग्निफिकेंस ये है कि 9 जनवरी 1915 को जो भारत के राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी जी हैं, वो अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे। तो इसी वजह से हम उस दिन को यादगार बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रवासी भारत दिवस को मनाते हैं, ठीक है। अब इस बार की थीम क्या थी, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। सबको पता है कि हम लोग अभी भारत को विकसित भारत की श्रेणी में ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर विकसित भारत में इंडिया के जो आपके नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस तरह से वो भारत को विकसित भारत की तरफ लेके जाए, ठीक है। तो उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द HMPV वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन विच कंट्री, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन विच कंट्री, चाइना इज 2001, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 2003, नेदरलैंड्स इन 2001, चिले इन 2003, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा नीदरलैंड्स इन 2001। अभी देखो ये क्यों आपका न्यूज में आया, क्योंकि आपने देखा कि अभी हाल ही में जो चाइना है ना, वहां पर HMP वायरस के केस देखने को मिल रहे हैं खूब। और जो भारत है उसमें फर्स्ट केस ऑफ HMP भी देखने को मिला, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का केस जो है वो 3 महीने की एक बच्ची थी बेंगलोर कर्नाटका में, वहां पर देखने को मिला उसके अंदर, है ना। अब ये पहली बार डिस्कवर कब किया गया, 2001 में किया गया, कहां पर हुआ, नीदरलैंड्स में हुआ। बात क्लियर हो चुकी होगी। अब ये जो है कोविड-19 की तरह ही आपका ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो होते हैं उनके जरिए फैलता है,
जैसे कि कोई पर्सन आपका छींकता है, खांसता है, तो जो जर्म्स होते हैं वो आपके यहाँ पर फैल जाते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सेम लाइक आपको कोविड की, आपको बुखार आएगा, आपको सर्दी होगी, आपकी जो सांस लेने में तकलीफ आपको होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसे बोलते हैं, ये सब आपके क्या है, इसके सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक यहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई है, बनी नहीं है, जैसे कि आपका जो एंटीवायरल, स्पेसिफिक एंटीवायरल इसके लिए कोई भी अभी नहीं है। नॉर्मल जो आपकी जो दवाई होती है वही हम लोग यहाँ पर खाते पीते हैं। बस सुरक्षा ही समाधान है और इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। सुरक्षित रहिए बस। ठीक है। हु इनॉग्रेटेड द जेडमोर टनल और सोनमर्ग टनल रिसेंटली? ठीक है, आपको बताना है कि जो जेडमोर टनल है, सोनमर्ग टनल है, उसको हाल ही में किसने इनॉग्रेट किया? ठीक है। अब देखो यार, ये क्वेश्चन है ना, उसको आराम से आदमी कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो टनल के इनॉग्रेशन है वो हमारे मोदी जी नहीं करे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? पीएम नरेंद्र मोदी। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए। अब ये जो टनल है वो 6.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, जो जोड़ती है, ये किसको कहाँ पर बनाई गई है? ये श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर बनाई गई है, जो कि आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, और ये कारगिल आपका लद्दाख में है। ठीक है, तो जो श्रीनगर आपका लेह हाईवे है, उस हाईवे पर आपको दो टनल देखने को मिलेंगी। एक तो आपका ये जेडमोर टनल है, और दूसरी आपकी ये यहाँ पर देख रहे हो आप, ये क्या है आपका? जोजिला टनल है। ठीक है, जोजिला टनल कितनी है? 14.15 किलोमीटर की है। अभी ये कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बनी नहीं है पूरी। और ये आपका जो है जेडमोर टनल, ये इसका उद्घाटन हो चुका है। ठीक है, किस जगह पर है ये? तो आपको बताना है भाई, ये गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है ये? गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यूली स्टेब्लिश टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया? भारत में अभी हाल ही में टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश किया गया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो सीधी सी बात समझो कि हम लोग पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं टर्मरिक को। तो अगर हमें अपने भारत को विकसित बनाना है, इनकम बढ़ानी है फार्मर्स की, देन हमको जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना होगा, ताकि हमको अच्छा पैसा मिल सके। तो इसके लिए क्या हो रहा है? मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है, टर्मरिक बोर्ड बनाया जा रहा है। ठीक है, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें अपने यहाँ के जो स्पेसिफिकली जो हमारे यहाँ पे चीजें उगाई जाती हैं, उनको हम लोग रिकॉग्नाइज और रिकॉग्निशन दिला सके पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड गोवा। द करेक्ट आंसर हेयर इज निजामाबाद, तेलंगाना में। ठीक है, तो निजामाबाद तेलंगाना में अभी जो रिसेंटली आपका टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया बना है, उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पल्ले गंगा रेड्डी जो है वो इसके फर्स्ट चेयरमैन बनाए गए हैं, और इसका इनोग्रेशन किया पीयूष गोयल ने, जो कि कौन है? यूनियन मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। अब एक बात आप समझो, कई बार अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कि टर्मरिक बोर्ड वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और अगर ऐसा बोला गया तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उसके अंडर में काम करेगा आपका टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग, टर्मरिक क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या चीज में क्या खासियत होती है। टर्मरिक कर्क्यूमा लॉन्गा इसका साइंटिफिक नेम है, और एक फ्लावरिंग प्लांट होता है जिंजर फैमिली, जिंजर बेसिक का, जिंजी वर्सी का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिंजी वर्सी का फैमिली का एक ये फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है कर्क्यूमिन नाम का। ठीक है, जो कि इसको कलर देता है येलो कलर। ठीक है, तो येलो कलर किसकी वजह से होता है? वो आपको याद रखना है, कर्क्यूमिन की वजह से होता है। किसकी वजह से? कर्क्यूमिन की वजह से होता है। और इस हल्दी के अंदर बहुत सारी आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी माइक्रोबियल है। जैसे सर्दी खांसी हो जाती है तो हमारे यहाँ दूध में डाल के हल्दी दी जाती है। किसी को चोट फेट लग जाती है तो वो हम क्या करते हैं? हल्दी डाल के दूध देते हैं उसके लिए। कई बार खुली चोटों जिसमें हल्दी लगा ली जाती है, घाव वगैरह होता है, जख्म होता है, वहां पर उसको लगा लेते हैं, ताकि वहां पर माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना फैले। अब कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर मेजर प्रोडक्शन करते हैं? महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर तेलंगाना है, कर्नाटका आपके नंबर 3 पर है, एंड 4 नंबर पर है आपका तमिलनाडु। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये आपके 4 मेजर प्रोडक्शन स्टेट हैं। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत हल्दी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है, एंड ऑल्सो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड वाइड। दुनिया में जितनी भी हल्दी प्रोड्यूस होती है उसका 75% लोग हम अपने देश में प्रोड्यूस करते हैं। कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें, मतलब हमारा जो सामान हल्दी है वो कहाँ कहाँ जाती है? बांग्लादेश, यूएई, यूएस और मलेशिया, इन 4 कंट्रीज में हमारी बहुत ज्यादा हल्दी भेजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो एग्जामिनेशन हुए चाहे वो सीटेट का एग्जामिनेशन हो, तो वहां पर
कॉटन के रिगार्डिंग पूछा गया था कि उसमें कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन जरूरी होती हैं उसको ग्रो करने के लिए। तो ऐसे ही अगर कोई ऐसी चीज जैसे कॉटन हुआ, टी हुआ, कॉफी हुआ, टर्मरिक हुआ, वीट हुआ, तो आपको पूछ लिया जाएगा भाई कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये लोग हमारा ये क्रॉप जो है प्रोड्यूस होता है। तो वैसे ही आपका जो टर्मरिक है उसका कल्टिवेशन करने के लिए कंडीशंस क्या क्या फेवरेबल होती हैं। तो कहीं भी आपका उगाया जा सकता है आपका 1500 मीटर जो आपका सी लेवल है उससे ऊपर। ठीक है, 1500 मीटर के सी लेवल के ऊपर से कहीं भी आप इसको उगा सकते हो। मतलब इसमें पानी ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए वरना हल्दी क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी। 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर अगर जहाँ भी रहेगा वहां पर आराम से उगाई जा सकती है। अब इसके लिए जो बरसात है वो 1500 mm या फिर उससे ज्यादा की जरूरी होती है। ठीक है, लेकिन हम इसको जो सिंचित इलाके होते हैं, इरिगेटेड एरियाज होते हैं, वहां पर भी उगा सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि वर्षा ही वहां पर हो। ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर इरिगेशन अगर मिलता है तो भी ये आपका आराम से उगाया जा सकता है। ग्रोज वेल इन पार्शियल शेड बट लार्जर एंड वेटर rhizome डेवलप इन ओपन सनलाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या देखो, जैसे आपने देखा होगा कई बार लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रीज लगा देते हैं, बागान लगा देते हैं, है ना, बागवानी करते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं। अभी बीच में जो गैप जाता है इन पौधों के, इसमें क्या करें, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर इन पौधों के बीच में हल्दी के, इन पेड़ों के बीच में हल्दी के पौधे लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आम का पेड़ है वो उगाया जा रहा है, आम का पेड़ यहाँ पर उगाया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो नीचे जगह खाली बच गई वहां पर हल्दी उगा रहे हैं। ठीक है, तो पार्शियल शेड हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो वहां पर आराम से हल्दी उगाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो हल्दी की गांठ होती है, ठीक है, जो हल्दी की आपकी गांठ होती है वो बड़ी तब होगी जब आपका उसको प्रॉपर ओपन सनलाइट मिलेगी। ठीक है, तो किसी भी आपकी जो वेल ड्रेन्ड सैंडी क्ले लोमी सॉइल होती है वहां पर आपका आराम से ये उगाई जा सकती है हल्दी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। Which Indian defense builder has constructed the Indian Navy's warship and submarine INS Nilgiri, INS Surat and INS Vakshi? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो इंडियन नेवी के वॉरशिप है आईएनएस आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और सबमरीन है आईएनएस वार्कशीप, ये किसने बनाए हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर किस कंपनी ने बनाया, देन करेक्ट आंसर हियर इज मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ठीक, देखो दो आपको प्रोजेक्ट याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला है आपका प्रोजेक्ट 15B और दूसरा है आपका प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 15B की बात करें तो ये आपका रिलेटेड है शिप बिल्डिंग से। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बनाए जाएंगे, शिप्स बनाए जाएंगे, और प्रोजेक्ट 75 में क्या बनाए जाएंगे, सबमरीन बनाए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा, ये जो प्रोजेक्ट है ये सब काम इसमें कौन काम कर रहा है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ठीक है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो आईएनएस विशाखापट्टनम है, आईएनएस मोरमुगांव है, आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत, ये 4 शिप बनाए गए हैं प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत। कौन कौन से, आईएनएस विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल एंड सूरत। ठीक है, विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल एंड सूरत, ये 4 आपके शिप बनाए गए। वही अगर हम बात करें सबमरीन की तो इसमें कितने बनाए गए, टोटल 6। ठीक है, इधर 4 हैं आपके और इधर आपके कितने हैं, ये 6 हैं। ठीक है, कौन कौन से, आईएनएस कलाबरी, आईएनएस खंदेरी, आईएनएस करंज और आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर एंड वाक्षी। ठीक है, तो ये 6 आपके यहाँ पर सबमरीन बनाए गए। ठीक है, तो आखिरी जो सबमरीन थी आपकी आईएनएस वाक्षी, उसको भी अभी हाल ही में शामिल कर लिया है नेवी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेम्बनाड लेक। ठीक है, वेम्बनाड लेक के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको वहां पर उनमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। द लेक इज ए रैमसर साइट एंड हॉस्ट द रेनाउंड नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। ठीक है, ये जो लेक है वो रैमसर साइट है और यहाँ पर आपका नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी कराई जाती है। पहला स्टेटमेंट, इट इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी लेक है और ये केरला की सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही, दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। ठीक है, तो देख पा रहे होगे आप लोग कि जो केरला है ना, जहां से स्टेट स्टार्ट होता है और केरला के अंत तक जहां पर ये केरला खत्म हो रहा है, तो ये लंबी लंबी आपको देखने को मिल रही है केरला के पास में या वेस्टर्न घाट के पास में आपको लेक देखने को मिल रही है। ठीक है, वेस्टर्न घाट के पास में देखने को मिल रही है आपकी ये लेक। अगर हम बात करें इसका लोकल नेम तो क्या है, वेम्बनाड कयाल। ठीक है, लेक को क्या बोलते हैं, कयाल भी बोलते हैं, और ये लॉन्गेस्ट लेक है आपके इंडिया की और ये केरला की सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, इसमें आपके अलप्पुजा, कोट्टयम और अर्नाकुलम ये 3 जिले शामिल होते हैं और ये 4 नदी से मिलकर बनी है, मीनांचिल, अचनाकोविल, पंपा एंड मणिमाला। ठीक है, 4 नदियां आती हैं
और इसका एक आउटलेट जो है वो आपका अरेबियन सी में भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका फ्रेश वाटर भी होगा और इसमें आपका खारा पानी भी देखने को मिलेगा। ठीक है। रैमसर साइट की बात करें तो जो ये आपका रैमसर साइट है और ये आपके भारत की सेकेंड लार्जेस्ट रैमसर साइट है, याद रखिएगा, जिसमें आपका कोरा कुमारकोम वर्ल्ड सेंचुरी भी देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछ लिया फर्स्ट सॉरी लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है, तो आपका वो है सुंदरबन, सुंदरबन वेटलैंड। ठीक है, सुंदरबन वेटलैंड जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड है। ठीक है। अब यहाँ पर स्नेक बोट रेस भी होती है, जिसको हम लोग नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये वेम्बनाड लेक में भी होती है, केरला में ही होती है, आपको हर साल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। Which countries are the guarantors of the recently signed peace deal between Israel and Palestine group Hamas? ठीक है, तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में इसराइल और फलस्तीन के बीच में बहुत घमासान युद्ध चला। ठीक है, 15-16 महीने लगभग युद्ध चला ये। अब इस युद्ध में देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग जान गए। कभी फलस्तीन अटैक कर रहा है इसराइल पे, कभी इसराइल अटैक कर रहा है फलस्तीन पे। तो अभी जब ट्रम्प चाचा जी आए सिनेरियो में, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी शपथ लेने से पहले ना ये रुक जाना चाहिए, हमास और ये इसराइल का वॉर है वो रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कतर, इजिप्ट और यूएस तीनों ने मिलकर यहाँ पर एक मीडिएटर तौर पे काम किया और यहाँ पर क्या हुआ, एक ये आपका डील साइन हो गई। ठीक है, तो इसमें चारों कंट्री जो है वो गारंटर है। ठीक है। अब जो आपके कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी, इन्होंने 15 जनवरी को अनाउंस किया कि भाई ये पीस एग्रीमेंट जो है वो अब हो चुका है। कहां पर हुआ ये आपका दोहा में हुआ, दोहा कतर। ठीक है, दोहा जो राजधानी किसकी, कतर की है, वहां पर ये हुआ बिटवीन इसराइल और हमास के बीच में। ठीक है, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है फलस्तीन का। ठीक है, और जो पीस एग्रीमेंट है उसने आपका जो ब्लडी वॉर चल रहा था बिटवीन इसराइल एंड हमास, उसको खत्म कर दिया। इसमें हुआ क्या था, 7 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर हमास ने अटैक किया सुबह के, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे जब सब लोग सो रहे थे, तो वहां पर अटैक करता है हमास। ठीक है, इसराइल के ऊपर। इसमें लगभग 1200 इसराइली जो हैं, और वो 1200 इसराइली मारे जाते हैं और लगभग 252 लोगों को ये हॉस्टेज बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो डील फाइनल हुई है उसमें कतर, इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है और वो गारंटर भी यहाँ पर बन गए हैं इस डील का। मतलब यहाँ पर अब कोई ऊंच नीच नहीं होगी, मतलब दोनों लोग शांति से रहेंगे। ठीक है, तो आई होप सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी अब। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हु कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद हु कंसीडर, ठीक है, एक मिनट ये रुक जाइए यहाँ पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड ब्रेली डे। नंबर 1, द डे वाज अडॉप्टेड इन 2018 बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, जो वर्ल्ड ब्रेली डे है उसके रेफरेंस में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, करेक्ट की बात पूछे रहे, यहाँ पर करेक्ट और नॉन करेक्ट बहुत आराम से पढ़ के तब आंसर किया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग सोच लेते हैं करेक्ट होगा, लेकिन वो आप पर डिमांड कर रहा होता है नॉट करेक्ट की। द ब्रेली सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेली फॉर द पीपल विद इम्पेयर्ड हियरिंग। तो जो ब्रेली सिस्टम है वो डेवलप किया गया लुइस ब्रेली द्वारा, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए नहीं होता, ये ब्लाइंड और पार्शियल ब्लाइंड लोगों के लिए होता है। तो यानी कि जो स्टेटमेंट 2 है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। देखो, हर साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेली डे मनाया जाता है। अभी मनाया क्यों जाता है? मनाया इसलिए जाता है क्योंकि 4 जनवरी 1809 को आपके लुइस ब्रेली का जन्म हुआ था। ठीक है, लुइस ब्रेली का जन्म हुआ था, जिन्होंने ब्रेली सिस्टम को इजाद किया था। आप देखते हो कहीं भी एयरपोर्ट पे जाओगे, आप मेट्रो स्टेशन पे जाओगे, तो आपको कुछ डॉट वगैरह ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, लिफ्ट वगैरह में जाओगे आप तो डॉट वगैरह देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं डॉट्स को छू कर देखने से वो लोग जो हैं, जो अंधे होते हैं, ब्लाइंड लोग होते हैं, वो यहाँ पर पता लगा पाते हैं कि भाई लिखा क्या है, क्या इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए। ठीक है, तो 2018 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसने अडॉप्ट किया कि हर साल जनवरी 4 को आपका वर्ल्ड ब्रेली डे मनाया जाएगा। तो ब्रेली सिस्टम क्या होता है? ये आपका बोथ ब्लाइंड और पार्शली साइटेड जो लोग होते हैं, मतलब इनको कम दिखता है, बिल्कुल अंधे होते हैं, उनके लिए यहाँ पर बुक्स को रीड करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया था।
ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट किया गया 1854 में। ठीक है, पहली बार पेरिस में। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है, उसके रिगार्डिंग आपसे बोला गया कि स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको उनको कंसीडर करना है, जो भी आपका सही है उसके बारे में सही बताइए। ठीक है, कौन सा सही है? द सेरेमनी इज प्रिसाइडेड बाय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ यानी कि जो CDS है, उस वो इसको प्रिसाइड करता है। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इट वॉज फर्स्ट हेल्ड इन 1950 ड्यूरिंग द स्टेट विजिट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ एंड प्रिंस फिलिप। ठीक है, तो प्रिंस फिलिप और क्वीन एलिजाबेथ जब भारत में पहली बार आए थे, ठीक है, तब ये आपका 1950 में पहली बार हुआ था। तो ओनली ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ और हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो हर साल आपको पता है कि 26 जनवरी को हमारे भारत में मनाया जाता है रिपब्लिक डे, है ना? रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो उस रिपब्लिक डे के 3 दिन बाद, ठीक है, आफ्टर 3 डेज 29 जनवरी को विजय चौक पर आपका बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी मनाई जाती है। ठीक है, और ये आपका जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होते हैं, इनकी कंक्लूडिंग सेरेमनी होती है, मतलब ये अब सब खत्म हो चुका है, अब अपने घर, अपने लोग अपने अपने घर चले जाइए। ठीक है, तो इसका जो चीफ गेस्ट होता है वो होता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होंगे? इसके चीफ गेस्ट होंगे, याद रखेगा आप लोग। ठीक है, तो जो सेरेमनी है वो पहली बार आपका 1950 में मनाई गई थी, जब भारत में क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप आए थे, तब मनाई गई थी। ठीक है, और इसको बनाने का रिक्वेस्ट जो है, यानी कि जो ये जो इवेंट है वो किसके दिमाग की उपज था? तो वो मेजर रॉबर्ट के दिमाग की उपज था, इंडियन आर्मी के। ठीक है, और उसके बाद ये हर साल आपका मनाया जाता है, जिससे कि हमारे जो आर्म फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, उनका जो सेक्रीफाइस है और उनका जो बलिदान है, ठीक है, उनका जो पराक्रम है, उसको यहाँ पर ट्रिब्यूट देने के लिए, उसको याद करने के लिए यहाँ पर ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी मनाई जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विद रेफरेंस टू आर्मी डे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ठीक है, आर्मी डे के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। द डे कमेमोरेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ जनरल सैम मैनिक्सॉ as the first commander in chief of the Indian Army. The theme of the Army Day 2025 is समर्थ भारत, सक्षम सेना। ठीक है, तो यार ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, तो वो आपका गलत है, क्योंकि जनरल सैम मानेकशॉ का यहाँ पर कहीं रोल नहीं था कमांडर इन चीफ के तौर पर, फर्स्ट कमांडर इन चीफ बनने के लिए। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, कि इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? समर्थ भारत सक्षम सेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, क्योंकि ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट हियर। देखो अब चलते हैं आगे। तो इस बार हमने क्या मनाया? 77th आर्मी डे मनाया। 77th आर्मी डे मनाया, जिसकी थीम थी क्या? समर्थ भारत सक्षम सेना। अब ये हर साल आपका जनवरी 15 को मनाया जाता है, जिससे हम जनरल KM करियप्पा को याद कर सकें, जो कि क्या थे? फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे इंडिया के। ठीक है, फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया कौन थे? जनरल KM करियप्पा। ठीक है, कब बने थे वो? 15 जनवरी को ही बने थे, 15 जनवरी 1949 को, 1959 को बने थे। ठीक है, तो जनरल KM करियप्पा जो है वो कमांडर बनते हैं इंडियन आर्मी के। ठीक है, अब ये लगाम जो है वो किसके हाथों से लेते हैं? जनरल सर FRR बुचर। ठीक है, जनरल FRR बुचर के हाथों से ये कमान लेते हैं कमांडर इन चीफ की, जो आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो 1947 में जो हमारे भारत में जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में जब कबीलों ने आक्रमण किया था, अटैक किया था वहाँ के रेजिडेंट्स के ऊपर, तो 1947 में जो जनरल KM करियप्पा हैं, उन्होंने अपना अहम योगदान निभाया था उस वहां पर उन लोगों को बाहर खदेड़ने में। चलो, तो अब हमारा ये कंक्लूडिंग सेशन है, यहाँ पर हम लोग एक बोनस पॉइंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक न्यूज जो आपके एग्जाम के लिए हमेशा बनी रहती है, हमेशा वो आपके एग्जाम में पूछी ही जाती है। ठीक है, वो क्या है? रैमसर साइट्स को लेकर हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनती है। तो टोटल अब भारत के अंदर रैमसर साइट हो गई है 89। कितनी हो गई है? 89 रैमसर साइट हो गई है एज ऑफ February 25। ठीक है, 2025 में फरवरी के भारत में 89 रैमसर साइट है, जिसमें तमिलनाडु में 20 सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किस स्टेट में? आपका तमिलनाडु। देख रहे हो ये स्टेट, ये देख रहे हो आप लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलेंगे? आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिलेंगे, 20 है। अब इसमें न्यूली एडेड कौन कौन सी है वो देखिए।
सक्कर कोट्टई वर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु में है, सक्कर कोट्टई वर्ड सेंचुरी जो कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में है। थिरंगल वर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, खेचोपलरी वेटलैंड ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, उधवा लेक जो कहाँ पर है आपका, झारखंड में है। ठीक है, तो ये चार आपके नए ऐड किए गए हैं, याद रखिएगा। सुंदरबन डेल्टा जो है वो सुंदरबन वेटलैंड जो है वो आपके भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड। सबसे छोटा कौन सा, रेणुका लेक कहाँ पर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और ओल्डेस्ट रैमसर साइट जो है वो कौन सी है आपकी, चिल्का लेक और क्विलादो घाना नेशनल पार्क। तो ये रैमसर साइट होता क्या है वास्तव में, ठीक है। तो 2 फरवरी ठीक, 2 फरवरी 1971 को एक रैमसर कन्वेंशन साइन किया गया। ठीक है, क्या किया गया, रैमसर कन्वेंशन साइन किया गया। आपको याद रखना है कहां पर हुआ ये, रामसर ईरान में। ठीक है, रामसर नाम की एक जगह है ईरान में, वहां पर ये कन्वेंशन साइन किया गया कि जो हमारे वेटलैंड्स हैं, ठीक है, उनका हमें कंजर्वेशन करना है, उनका सस्टेनेबल यूज करना है, ताकि हमारा जो इकोलॉजी है उसमें बैलेंस बना रहे। ठीक है, जितने भी हमारे लेक्स होते हैं, झीलें होती हैं, ठीक है, तो उन सबको हमें क्या करना है, संरक्षित करना है। तो उसके लिए रामसर कन्वेंशन यहाँ पर हुआ था 2 फरवरी 1971 को। और तभी से क्या होता है कि हम लोग इस डे को मनाते हुए चले आ रहे हैं, मतलब उस दिन को कमेमोरेट करते हैं रामसर, सॉरी, वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से। ठीक है, तो 2 फरवरी को क्या होता है आपका, वेटलैंड डे होता है। क्या होता है आपका आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है 2 फरवरी को। ठीक है, ताकि हम लोग सस्टेनेबल यूज कर सकें अपने रामसर साइट का, वेटलैंड साइट। ओके, तो ये तो था आज का सेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड वेल। तो फिर मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो हम यहाँ पर जनवरी 2025 के सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो यहाँ से छूटे नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके लिए पढ़ने में। ठीक है, आपको लगेगा कि आप वो एक वन शॉट देख लो कि वहां पर वो वन शॉट आया, ऐसा हम कवर कर लेंगे। यार वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर नहीं करता। हमारा जो एग्जाम है वो हमसे डिमांड करता है कि हमको बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ताकि हमारा स्कोर अच्छा आ सके, है ना। तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। ठीक है, जब तक नेक्स्ट सेशन आएगा तब तक के लिए। और आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से, खुश रहिए, मेहनत करिए, और बस मेहनत करिए। इसके अलावा और कुछ भी आपके पास ऑप्शन नहीं है अपने एग्जाम में सफल होने का। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।